नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल फिंग रोबोट। अब दोस्तों, अगर आप लोग देखो ना तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि 20 दिन के अंदर किसी एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो दूसरी किसी कंट्री जो है वो उसको विजिट करने जाए 2 बार। ऐसा ही हुआ है अभी। अगर आप लोग देखो तो 9 जून को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिंग सेरेमनी था तो उसको भी आप लोग कह सकते हो कि अटेंड करने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी वो आई थी। और अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए जब तक इनका सेकंड विजिट पड़ा है इंडिया में। ये दोबारा आई हुई थी अभी इंडिया में, आप लोग को पता होगा। और इंडिया में फिर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किए, काफ़ी ज़्यादा डील्स किए, काफ़ी चीज़ों पर बातचीत हुई। जिसमें से एक विवाद, एक डिस्प्यूट, एक एग्रीमेंट आप लोग कह सकते हो, एग्रीमेंट तो अभी नहीं हुआ है लेकिन एक टॉपिक आप लोग कह सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और उसको लेके जो न्यूज़ आई थी उसको देख के ये कहा जा सकता है कि इंडिया ने इस मुद्दे पे चाइना को चेकमेट कर दिया। दरअसल पूरा क्या ये विवाद है मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं वो मैं आप लोग को अभी यहीं पर बता देता हूँ। तीस्ता रिवर को लेके जो इशू है भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो आप लोग को पता होगा। इसमें फिर चाइना ने अपना एंगल शुरू किया था। चाइना ने आप लोग कह सकते हो कि डील रखी थी बांग्लादेश के साथ पास कि हम लोग आपकी मदद करते हैं। लेकिन फिर इसको लेके जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जो न्यूज़ आई है वो ये शो करती है कि इंडिया ने एक एज हासिल कर ली है यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तीस्ता रिवर की थोड़ी बहुत ज्योग्राफी में आप लोग को बता देता हूँ। अगर तीस्ता रिवर को आप लोग देखोगे ना तो ये ओरिजिनेट होती है सोलामो लेक। सोलामो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, मेरे से गलत हो रहा होगा। सोलामो लेक जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये जो लेक है ना ये खुद ओरिजिनेट होती है सिक्किम में, हिमालय से। तो हिमालय से ये जो लेक है इसका ओरिजिन है, और इस लेक से ये जो तीस्ता रिवर है इसका ओरिजिन है। और ये फिर इंडिया में सिक्किम में बहती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में एंटर करती है और फिर यहाँ से ये चली जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो रंगपुर डिवीज़न है वहाँ पर ये फ्लो करती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलके बे ऑफ बंगाल में ये लोग एंड में जाता है इनका। बहुत इसकी जो ज्योग्राफी है वो मैंने आप लोग को बता दिया। ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था पूरी चीज़ समझने के लिए। और उसके अलावा थोड़ा और आप लोग को इस रिवर के बारे में अगर आप लोग बताऊँ ना तो ये जो रिवर है ये पेरिनियन रिवर है। क्या मतलब है इसका मतलब है कि इस रिवर में 12 महीने जो है पानी रहता है। यानी कि कुछ रिवर होती है ना कि कुछ कुछ सीजन में सूख जाती है, वैसा इसके साथ नहीं होता। 12 महीने यहाँ पर पानी रहता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसका जो पानी होता है ना उसकी क्वांटिटी अगर आप लोग देखो तो वेरिएबल रहता है। यानी कि कभी इसका पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और किसी किसी मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके जो अमाउंट होता है उसमें आप लोग कह सकते हो वेरिएबिलिटी होती है। अगर आप लोग देखो तो जून से लेकर सितंबर का जो महीना होता है ना इसमें अगर आप लोग देखो तो ओवरऑल पानी का 90% इसी समय आप लोग को देखने को मिलेगा तीस्ता रिवर में। और बाकी जो टाइम होता है ना उस बीच केवल 10% पानी इसमें रह जाता है। तो इतना ज़्यादा वेरिएबल है, आप लोग इससे समझ पा रहे हो। और इसी वेरिएबिलिटी के कारण ही जो विवाद है एक तरीके से आप लोग देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मुँह खड़ा होता है। दरअसल ये रिवर का जो बेसिन है वो अगर आप लोग देखो ना तो बहुत ही ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड है। टोटल 30 मिलियन लोग जो हैं वो इस पर डिपेंडेंट है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। जिसमें से सिर्फ 2% लोग जो है वो सिक्किम में है। बाकी अगर आप वेस्ट बंगाल जो है इसमें 27% लोग जो है रहते हैं। और फिर अगर आप लोग देखो तो 71% लोग जो है वो आप लोग को मिलेंगे बांग्लादेश के, जो इस पर डिपेंडेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है इसके अराउंड और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट है, ये आप लोग कह सकते हो। तो लाइवलीहुड का मैटर भी यहाँ पर आता है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा हम लोग को। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो अभी जो सिचुएशन है, मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री आप लोग को बताऊंगा, ये जो भी डिस्प्यूट है इसको लेके क्या एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये कि इसका 55% वाटर जो है ना वो अकेले इंडिया यूज़ कर लेता है। और जो बांग्लादेश है वो बचा आप लोग समझ ही पा रहे हो 45% वाटर जो है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन बांग्लादेश डिमांड करता है कि हमें 50% वाटर इसका चाहिए, यानी कि इक्वल शेयर इसका चाहिए। और इसी को लेके इसी 5% के लिए आप लोग कह सकते हो कि पूरा ये जो इशू है ये बना हुआ है। नाउ इसमें अगर आप लोग देखो ना तो बांग्लादेश इंडिया को पे ब्लेम लगाता है कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डैम्स वगैरह बना रखे हैं, सिक्किम में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, जिससे ये काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करता है। वो सब ठीक है, लेकिन बहुत बार इंडिया हमारी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता है। जैसे कि जब नदी में पानी कम होता है तो ये डैम्स का इस्तेमाल करके पानी जो है वो रोक लेता है, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है और हमारे तक पानी पहुँचता ही नहीं है। तो इससे हमारे यहाँ जो सूखा का माहौल है वो बन जाता है। और दूसरी तरफ जब पानी ज़्यादा होता है तो ये पानी छोड़ देता है, जिससे फ्लड जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। तो ये सब ब्लेम जो है वो बांग्लादेश इस पर लगाता है। और ये पूरा जो इशू है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, ये पूरा डिस्प्यूट है। इतना खर्च जो है पूरे डिस्प्यूट का
वो मैंने आप लोग को बताया ना। ये जो डिस्प्यूट है ना, ये आज ही का नहीं है। 1951 में ही अगर आप लोग देखो, जब बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता था, तब भी ये सब डिस्प्यूट था, लेकिन उस समय दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे पानी का। तो उस समय कुछ खास इशू नहीं हुआ, लेकिन 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और फिर 72 से आप लोग कह सकते हो दोबारा ये जो विवाद है सामने आने लगा। 72 में दोनों कंट्री ने मिलकर एक जॉइंट रिवर कमीशन जो है वो बनाई। जॉइंट रिवर कमीशन बनती है, फिर ये कुछ टाइम के बाद डिसाइड करती है कि ठीक है, हम लोग जो थोड़ा बहुत वाटर जो है परसेंटेज के शेयर में उसे बांट देते हैं। 1983 में ये डिसाइड होता है कि इंडिया जो है उसको 39% ऑफ वाटर मिलेगा, और जो बांग्लादेश है उसे 36% वाटर मिलेगा। लेकिन ये जो पूरा डिसीजन था, ये जो एग्रीमेंट था, आप लोग कह सकते हो ये एड हॉक एग्रीमेंट था, यानी कि छोटे टाइम के लिए था, जब तक एक बड़ा एग्रीमेंट, एक आप लोग कह सकते हो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन नहीं हो जाता है। तो इतना डिसाइड होता है कि 39% दे देंगे इंडिया को, 36% बांग्लादेश को। और फिर कुछ टाइम बाद, यानी कि 1984 में अगर आप लोग देखो, एक साल बाद ही जो ये परसेंटेज है ये बढ़ा दिया जाता है। इंडिया को 42.5% दे दिया जाता है और बांग्लादेश को 37.5%। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो 1998 में एक हैवी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो लेके आती है। ये कहती है हम लोग साल में 3 बार क्रॉप्स उगाएंगे, और यहाँ से फिर प्रॉब्लम जो है वो शुरू होने लगती है। इसको इरिगेशन के लिए ज़रूरत थी ज़्यादा पानी की, और इसी से फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगती है। अभी तक जैसा कि हम लोग ने देखा कि कोई भी जो एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं साइन हुआ था, खाली एक एड हॉक एग्रीमेंट था, जिसमें बाद में जो परसेंटेज था वो थोड़ा बढ़ा दिया गया था। तो इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी तक दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, और इसीलिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इंडिया 55% आप लोग कह सकते हो वाटर जो है वो लेता है, और इंडिया कहता है हमारे पास हमारा राइट ये क्योंकि ओरिजिन यहाँ से होती है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट भी है। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, वहाँ से ये रिवर फ्लो करती है। अगर आप लोग देखो तो वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट है इस पर। तो अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ। 2011 में भी एक डेवलपमेंट हुई थी, उस समय जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो जाते हैं बांग्लादेश में वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं, और यही जो परसेंटेज हम लोग को पहले से मिला हुआ है 42.5% और 37.5% का, इसी पे आप लोग हम कह सकते हो कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि इतने पे हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उस समय की, सिक्किम की गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत वो काफ़ी ज़्यादा इस पर नाराज़ होती है, काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह करने लगती है, और आप लोग कह सकते हो कि इसको पूरी तरीके से होने नहीं देती है। और इंडिया में अगर आप लोग देखो ना, तो वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज करके भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कर सकती है। तो ये एग्रीमेंट फाइनली होता नहीं है। 2020-21 में भी इसको लेके बातचीत हुई थी। 2021 में भी जो शेख हसीना जी है वो आई थी इंडिया में, तो उस समय भी बातचीत हुई थी। तो उस समय भी अगर आप लोग देखो तो वेस्ट बंगाल से इसको अपोजिशन मिला था। वहाँ पर कहा गया था कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें हम लोग इन्वॉल्व ना हो। और अभी भी जब बातचीत हो रही है ना इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ शेख हसीना जी की, तो वेस्ट बंगाल की तरफ से इसी तरीके के स्टेटमेंट अगर आप लोग देखो तो वो आ रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट होने लगेंगे हमारे यहाँ पर, हम लोग भी इसमें से चाहिए, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें हम लोग भी शामिल होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ये पूरा इशू जो है तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्ट बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आप लोग को बता दिया। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ आप लोग को बताओ तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया अगर ये एग्रीमेंट सक्सेसफुली करा लेता है तो एक साउथ एशिया में एक बड़ा लीडर की तरह उसको देखा जाएगा। तो ये भी चीज़ है। और इसमें एंगल आता है चाइना का 2020 से। चाइना क्या करता है, 2020 में बांग्लादेश के पास जाता है और बांग्लादेश को कहता है कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो नेबर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको वाटर आपके शेयर कर नहीं दे रहा है, हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि 1 बिलियन जो है ना वो इन्वेस्ट करेंगे आपके यहाँ पर, और आपके यहाँ पर जो डैम्स हो गया या फिर आप लोग कह सकते हो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो बनाएंगे, ताकि आप पानी उसमें स्टोर करके रखोगे और आपको कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। तो काफ़ी बड़काने की कोशिश करता है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देता है, 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देता है चाइना। और ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एक मैं कहूँगा कि खतरनाक चीज़ थी। क्योंकि सबसे पहले तो बांग्लादेश और चाइना का क्लोज आना ये भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। इंडिया का नेबर है बांग्लादेश, और बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि ज़रूरत है बांग्लादेश की, अगर हमें अपनी सिक्योरिटी पूरी तरीके से इंश्योर करनी है तो।
उसके अलावा फिर 1 बिलियन का चाइना से इन्वेस्टमेंट आना, ये एक तरीके से आप लोग समझो कि बांग्लादेश की ऑटोनॉमी, बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी थी उसको थोड़ा बहुत अंडरमाइन करता। तो कल को बांग्लादेश भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था चाइना इंडिया के लिए। उसके अलावा फिर चाइना का इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह आना जो कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज़्यादा पास है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इंडिया का चिकन नेक भी है यहाँ पर, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बन सकती थी। इसीलिए इंडिया भी एक्टिव हुआ, इंडिया ने भी फिर इस पर बातचीत करना शुरू हुआ। और अब जब शेख हसीना जी आई हैं इंडिया में, तो इंडिया ने डील साइन की है, जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो हिटबैक किया है चाइना को। जो चेकमेट किया वो ये कि इंडिया ने डील नहीं साइन किया, डील नहीं कहूँगा मैं, इंडिया ने ये प्लान रखा है कि जो भी कंजर्वेशन के लिए फैसिलिटी चाहिए या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है चीज़ों की जिससे वाटर की कमी ना हो बांग्लादेश में, वो हम डेवलप करेंगे। और इंडिया की एक टीम जाएगी बांग्लादेश में, वो पूरा स्टडी वगैरह करेगी और कैसे फिर ये वाटर की जो कमी है इससे निपटा जाए, इसको सामने रखेगी। और इंडिया में भी हो सकता है एक रिजर्वायर, इंडिया में या बांग्लादेश में देखना पड़ेगा कहाँ बनता है, लेकिन एक बड़ा रिजर्वायर बनाने की बात की गई है जिसमें जब पानी पर्याप्त हो तो उसमें वो जो पानी स्टोर करके रखा जाए, और जब इस रिवर में पानी कम हो तो वहाँ से पानी जो है वो डाइवर्ट करके इस रिवर का पानी जो है बढ़ाया जा सके, ताकि कमी ना हो बांग्लादेश में पानी की। तो ये जो एग्रीमेंट है, चाइना ने प्रपोजल दिया था लेकिन चाइना की तरफ को माना नहीं बांग्लादेश ने, और इंडिया ने के साथ आप लोग कह सकते हो जो फाइनल ये एग्रीमेंट है ये भी हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके से हिटबैक है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो मैं कहूँगा कि एज है चाइना के ऊपर ना। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से टॉपिक पे बात हुई है, वो भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ई वीज़ा का प्रपोजल इंडिया ने दिया है। जो भी बांग्लादेश से पेशेंट आएंगे इंडिया इलाज कराने, उनको ई वीज़ा इंडिया इंश्योर कर देगा, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही वीज़ा अपना ले सकते हैं। उसके अलावा ट्रेन सर्विस, बस सर्विस चलाने की बात की गई है। लोकेशन आप लोग देख सकते हो, राजशाही से लेकर कोलकाता तक ट्रेन सर्विस चलाने की बात की गई है, और 2 बस सर्विस चलाने की कोशिश की गई है। और नेपाल और बांग्लादेश का अगर आप लोग देखो ना, तो कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन नहीं है। इसीलिए नेपाल उससे ट्रेड करना है बांग्लादेश को, तो इंडिया की ज़रूरत पड़ती है। और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहता है बांग्लादेश को, इसीलिए इंडिया से वो कहता है कि हमें ये सप्लाई करने। तो इसके लिए इंडिया ने अलाउ किया 40 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेपाल सप्लाई कर पाएगा बांग्लादेश को। ये हुआ है, ये आप लोग कह सकते हो डील हुई है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो ये बात हुई है कि जो गंगा वाटर एग्रीमेंट है, गंगा वाटर ट्रीटी भी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसमें अगर आप लोग देखो तो एकदम गंगा वाटर को भी लेके डिस्प्यूट था, लेकिन दोनों कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन करके इसको सुलझा लिया था। और ये जो एग्रीमेंट था ना, ये अगर आप लोग देखो तो 2026 में एक्सपायर हो रहा है। तो इसको लेके वो था कि इसको रिन्यूअल करना था, और कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, दोनों कंट्रीज़ के कुछ रिजर्वेशन थे, उसको सुलझाना था। तो ये जो ट्रीटी है इस पर भी बात हुई है कि इसको भी रिन्यूअल किया जाएगा। इसके लिए जॉइंट आप लोग कह सकते हो टेक्निकल कमेटी जो है वो बनाई गई है। फिर 350 ट्रेनिंग स्लॉट जो है बांग्लादेश पुलिस फोर्स को ट्रेन करने के लिए, वो उसकी बात की है इंडिया ने कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ऐसे। और भी बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग देख सकते हो। इंडो पैसिफिक ओशियन का जो इनिशिएटिव है इंडिया का, वो बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी यूपीआई को लॉन्च करना है, तो इसके लिए एनपीसीएल जो है इंडिया का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बांग्लादेश बैंक जो है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इस तरीके की काफ़ी चीज़ों पे बातचीत हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आप लोग को बताया।